अगले दिन हम तय समय पर मिले और साथ में 221 बी बेकर स्ट्रीट के उन कमरों को देखने गए जिनका उसने जिक्र किया था। वहाँ 2 आरामदायक बेडरूम थे और एक बड़ा, खुला और हवादार सिटिंग रूम जो अच्छी तरह सजा हुआ था और 2 बड़ी खिड़कियों से रोशन हो रहा था। हर दृष्टि से वे कमरे बहुत उपयुक्त थे और जब किराया हम दोनों में बांटा गया तो वह काफ़ी उचित लगा। हमने वहीं तुरंत फैसला कर लिया और उसी समय से वहाँ रहने लगे। उसी शाम मैंने अपना सामान होटल से वहाँ भिजवा दिया और अगले दिन सुबह शेरलॉक होम्स भी अपने कई बक्सों और पोर्टमैंटो के साथ आ गया। 1-2 दिन तक हम दोनों अनपैकिंग और सामान को व्यवस्थित करने में व्यस्त रहे। उसके बाद धीरे धीरे हम अपने नए घर के साथ अभ्यस्त होने लगे। होम्स के साथ रहना मुश्किल नहीं था। वह अपने स्वभाव में शांत था और उसकी आदतें नियमित थीं। वह शायद ही कभी रात 10 बजे के बाद जागता था और सुबह मेरे उठने से पहले ही नाश्ता करके बाहर निकल जाता था। कभी वह अपना दिन केमिकल लेबोरेटरी में बिताता, कभी डिसेक्टिंग रूम्स में और कभी लंबी सैर पर निकल जाता जो अक्सर उसे शहर के सबसे निचले और भीड़ भाड़ वाले इलाकों तक ले जाती थी। जब उस पर काम करने का जोश आता तो उसकी ऊर्जा असाधारण होती थी, लेकिन कभी कभी उसके बाद एकदम विपरीत अवस्था आ जाती और कई दिनों तक वह सिटिंग रूम के सोफे पर पड़ा रहता, न कुछ बोलता न हिलता डुलता। ऐसे समय उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन होता था जिससे मुझे कभी कभी यह संदेह होता कि शायद वह किसी नशीले पदार्थ का आदी है, लेकिन उसके जीवन की सादगी और अनुशासन इस विचार को अस्वीकार कर देते थे। समय के साथ मेरी उसके प्रति रुचि और उसके जीवन के उद्देश्य को लेकर जिज्ञासा बढ़ती गई। उसका व्यक्तित्व और रूप रंग ऐसा था कि कोई भी उसे देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। उसकी लंबाई 6 फुट से अधिक थी और वह इतना दुबला था कि और भी लंबा प्रतीत होता था। उसकी आंखें तेज और भेदक थीं, सिवाय उन पलों के जब वह अपनी निष्क्रिय अवस्था में होता था। उसकी पतली बाज जैसी नाक उसके चेहरे को सजगता और दृढ़ता का भाव देती थी। उसकी ठुड्डी भी उभरी हुई और चौकोर थी जो उसके दृढ़ निश्चय को दर्शाती थी। उसके हाथ हमेशा स्याही और रसायनों से दागदार रहते थे, फिर भी उनमें अद्भुत कोमलता थी जिसे मैंने कई बार देखा जब वह अपने नाजुक उपकरणों को बड़ी सावधानी से संभालता था। यदि मैं यह स्वीकार करूं कि इस व्यक्ति ने मेरी जिज्ञासा को अत्यधिक बढ़ा दिया था और मैं बार बार उसके निजी जीवन के बारे में जानने की कोशिश करता था, तो शायद मुझे हस्तक्षेप करने वाला समझा जाए, लेकिन यह भी याद रखा जाए कि मेरी अपनी ज़िंदगी में कोई उद्देश्य नहीं था। मेरी सेहत मुझे बाहर जाने से रोकती थी जब तक मौसम बहुत अच्छा न हो, और मेरा कोई ऐसा मित्र भी नहीं था जो आकर मेरी दिनचर्या की एक रास्ता को तोड़ सके। ऐसी परिस्थितियों में मेरे साथी के चारों ओर फैला यह रहस्य मेरे लिए एक आकर्षण बन गया और मैं अपना अधिकतर समय उसे समझने की कोशिश में बिताने लगा। वह मेडिसिन की पढ़ाई नहीं कर रहा था। उसने खुद मेरे पूछने पर स्टैमफोर्ड की इस बात की पुष्टि कर दी थी। नहीं ऐसा लगता था कि उसने किसी ऐसी फॉर्मल पढ़ाई का रास्ता अपनाया हो जो उसे साइंस या किसी और रिकॉग्नाइज्ड फील्ड में डिग्री दिला सके और उसे लर्न्ड वर्ल्ड में प्रवेश दे सके। फिर भी कुछ खास सब्जेक्ट्स के प्रति उसका जुनून कमाल का था और अपनी इन थोड़ी एक्सीसेंट्रिक सीमाओं के अंदर उसका नॉलेज इतना गहरा और इतना डिटेल्ड था कि उसकी ऑब्जर्वेशंस मुझे सच में हैरान कर देती थी। कोई भी आदमी इतना मेहनत नहीं करता और इतनी प्रिसाइज जानकारी हासिल नहीं करता जब तक उसके सामने कोई क्लियर उद्देश्य न हो। जो लोग इधर उधर पढ़ते रहते हैं वे आम तौर पर अपने ज्ञान में इतने एग्जैक्ट नहीं होते। कोई भी इंसान अपने दिमाग को छोटी छोटी बातों से तब तक नहीं भरता जब तक उसके पीछे कोई मजबूत कारण न हो, लेकिन उसकी इग्नोरेंस भी उतनी ही अजीब थी जितनी उसकी नॉलेज। कॉन्टेम्पोरेरी लिटरेचर, फिलॉसफी और पॉलिटिक्स के बारे में उसे लगभग कुछ भी नहीं पता था। जब मैंने थॉमस कार्लाइल का जिक्र किया तो उसने बिल्कुल मासूमियत से पूछा कि वह कौन है और उसने क्या किया है, लेकिन मेरी हैरानी अपनी हद पर तब पहुंची जब मुझे पता चला कि उसे कोपरनिकन थ्योरी के बारे में भी कुछ नहीं पता और सोलर सिस्टम की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में भी नहीं। 19वीं सदी का एक पढ़ा लिखा आदमी यह नहीं जानता कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है। यह बात मुझे इतनी अजीब लगी कि मैं उसे मान ही नहीं पा रहा था। वह मेरी हैरानी देखकर मुस्कुराया और बोला,
तुम काफ़ी शॉक्ड लग रहे हो। अब जब मुझे यह पता चल गया है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसे भूल जाऊँ। मैंने कहा, भूल जाओगे? वह बोला, देखो, मेरा मानना है कि इंसान का दिमाग शुरुआत में एक खाली एटिक की तरह होता है और उसमें वही सामान रखना चाहिए जो काम का हो। एक बेवकूफ़ आदमी हर तरह का कचरा भर लेता है जिससे ज़रूरी नॉलेज या तो दब जाता है या फिर इतना मिक्स हो जाता है कि ज़रूरत पड़ने पर मिल ही नहीं पाता। लेकिन एक स्किल्ड इंसान बहुत केयरफुली डिसाइड करता है कि उसे अपने ब्रेन एटिक में क्या रखना है। वह सिर्फ वही टूल्स रखता है जो उसके काम आए और उन्हें भी परफेक्टली ऑर्गेनाइज रखता है। यह सोचना गलत है कि यह कमरा अनलिमिटेड है। एक समय ऐसा आता है जब हर नई चीज़ जोड़ने पर कोई पुरानी चीज़ निकल जाती है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि बेकार फैक्ट्स काम के फैक्ट्स को बाहर ना धकेल दें। मैंने विरोध किया, लेकिन सोलर सिस्टम तो बेसिक नॉलेज है। वह झुंझलाकर बोला, उससे मेरा क्या लेना देना? तुम कहते हो हम सूरज के चारों ओर घूमते हैं। अगर हम चाँद के चारों ओर घूमते तो भी मेरे काम पर एक पैसा भर फर्क नहीं पड़ता। मैं उससे यह पूछने ही वाला था कि उसका काम आखिर है क्या, लेकिन उसके व्यवहार से साफ था कि वह यह सवाल पसंद नहीं करेगा, तो मैंने खुद को रोक लिया। फिर भी हमारी इस छोटी सी बातचीत ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा था कि वह वही नॉलेज रखता है जो उसके काम का है। इसका मतलब जो कुछ भी वह जानता है वह सब उसके किसी खास उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। मैंने अपने दिमाग में उन सभी चीज़ों की सूची बनानी शुरू की जिनमें वह असाधारण रूप से नॉलेजेबल था। मैंने तो बाकायदा पेंसिल उठाकर उन्हें लिख भी लिया। जब मैंने सूची पूरी की तो खुद ही मुस्कुरा पड़ा। वह कुछ इस तरह थी, शर्लॉक होम्स उसकी सीमाएं, लिटरेचर का ज्ञान लगभग शून्य, फिलोसफी शून्य, एस्ट्रोनॉमी शून्य, पॉलिटिक्स बहुत कमज़ोर, बॉटनी सीमित, बेलाडोना, ओपियम और पॉइजन्स की अच्छी जानकारी लेकिन गार्डनिंग का कोई ज्ञान नहीं, जियोलॉजी प्रैक्टिकल नॉलेज लेकिन सीमित, अलग अलग मिट्टियों को तुरंत पहचान सकता है। कई बार वॉक के बाद उसने मेरे सामने अपनी पैंट पर लगे मिट्टी के दाग देखकर बता दिया कि वह लंदन के किस हिस्से से आया है। केमिस्ट्री गहरी और प्रभावशाली, एनाटॉमी सही लेकिन व्यवस्थित नहीं, सेंसेशनल लिटरेचर बेहद विस्तृत, लगता है जैसे सदी भर के हर क्राइम का डिटेल उसे याद है। वायलिन अच्छी तरह बजाता है, सिंगल स्टिक, बॉक्सिंग और सोर्ड फाइटिंग में एक्सपर्ट, ब्रिटिश लॉ का अच्छा प्रैक्टिकल ज्ञान। जब मैं अपनी सूची तक पहुंचा तो आखिरकार मैंने हार मानकर उसे आग में फेंक दिया। मैंने खुद से कहा, अगर मैं इन सारी क्वालिटीज़ को जोड़कर यह समझ ही नहीं पा रहा कि यह आदमी आखिर करता क्या है तो बेहतर है कि कोशिश ही छोड़ दूं। मैं पहले ही उसके वायलिन बजाने की क्षमता का जिक्र कर चुका हूँ। वह भी उतनी ही असाधारण थी जितनी उसकी बाकी आदतें। वह मुश्किल से मुश्किल पीसेस भी बड़ी आसानी से बजा सकता था, क्योंकि मेरे कहने पर उसने कई बार मेंडलसोन के लीडर और मेरे कुछ फेवरेट ट्यून्स बजाए थे। लेकिन जब वह अकेला होता तो शायद ही कभी कोई पहचानी हुई धुन बजाता। अक्सर शाम को अपनी आर्मचेयर में पीछे झुककर आंखें बंद करके वह बस यूं ही वायलिन को घुटनों पर रखकर बजाता रहता। कभी उसकी धुनें गहरी और उदास होती तो कभी बिल्कुल अजीब और चंचल। ऐसा लगता था जैसे वह उसके दिमाग के अंदर चल रहे विचारों को रिफ्लेक्ट कर रही हो। लेकिन यह समझना मुश्किल था कि वह संगीत उसके विचारों को जन्म दे रहा है या फिर उसके विचार ही उस संगीत को पैदा कर रहे हैं। कई बार उसकी ये अजीब इम्प्रोवाइजेशंस मुझे परेशान कर देती, लेकिन फिर वह अचानक मेरे फेवरेट ट्यून्स की एक पूरी श्रृंखला बजा देता, जैसे मेरी सहनशीलता के बदले एक छोटा सा रिवॉर्ड दे रहा हो। पहले हफ्ते भर तक हमारे यहाँ कोई भी आने वाला नहीं था और मुझे लगने लगा कि शायद मेरा साथी भी मेरी तरह ही अकेला इंसान है। लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि उसके बहुत सारे जान पहचान वाले हैं और वे समाज के बिल्कुल अलग अलग वर्गों से आते हैं। एक छोटा पीले चेहरे वाला चूहे जैसी शक्ल का आदमी जिसकी आंखें काली और तेज थीं, मुझे मिस्टर लेस्ट्रेट के नाम से मिलवाया गया। वह हफ्ते में 3-4 बार आने लगा। एक सुबह एक फैशनेबल तरीके से तैयार यंग लेडी आई और करीब आधा घंटा रुकी। उसी दिन दोपहर को एक बूढ़ा, थोड़ा जर्जर सा आदमी आया जो किसी यहूदी फेरी वाले जैसा लग रहा था और वह काफ़ी घबराया हुआ था। उसके तुरंत बाद एक ढीले ढाले कपड़े पहने बुजुर्ग औरत आई
कभी एक सफ़ेद बालों वाला सज्जन आता तो कभी एक रेलवे पोर्टर अपनी यूनिफॉर्म में। जब भी इनमें से कोई आता, होम्स मुझसे सिटिंग रूम इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगता और मैं अपने कमरे में चला जाता। वह हमेशा इस असुविधा के लिए माफ़ी भी मांगता। वह कहता, मुझे इस कमरे को अपने काम के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है और ये लोग मेरे क्लाइंट्स हैं। यह सुनकर मेरे पास उससे सीधा सवाल पूछने का एक और मौका था, लेकिन मेरी झिझक ने मुझे रोक लिया। मुझे लगा कि शायद वह किसी कारण से यह बात छिपाना चाहता है, लेकिन जल्द ही उसने खुद ही इस विषय पर बात शुरू कर दी। मुझे तारीख साफ याद है, 4 मार्च। उस दिन मैं सामान्य से थोड़ा पहले उठा और देखा कि होल्म्स अभी भी अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म नहीं कर पाया था। मेरी लेट हैबिट्स की वजह से लैंडलेडी ने अभी तक मेरी जगह नहीं लगाई थी और न ही मेरी कॉफ़ी तैयार थी। थोड़ी झुंझलाहट में मैंने घंटी बजाई और कह दिया कि मैं तैयार हूँ। फिर मैंने मेज़ पर पड़ी एक मैगज़ीन उठाई और समय बिताने के लिए पढ़ने लगा। जबकि होम्स चुपचाप अपना टोस्ट खा रहा था, एक आर्टिकल के ऊपर पेंसिल से निशान लगा हुआ था, तो मेरी नज़र उस पर चली गई। उसका टाइटल था द बुक ऑफ लाइफ। ये आर्टिकल यह बताने की कोशिश कर रहा था कि एक ऑब्जर्वेंट इंसान सिर्फ चीज़ों को ध्यान से देखकर कितना कुछ सीख सकता है। मुझे यह एक अजीब मिक्स लगा। कुछ बातें बहुत शार्प और इंटेलिजेंट थीं, तो कुछ बिल्कुल अतिरंजित। लेखक का दावा था कि सिर्फ एक एक्सप्रेशन या मांसपेशियों की हल्की सी हरकत या आंखों की एक झलक से किसी इंसान के मन की गहराई तक पहुंचा जा सकता है। उसके अनुसार अगर कोई इंसान ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस में ट्रेंड हो तो उसे धोखा देना लगभग नामुमकिन है। उसके कंक्लूजन्स इतने निश्चित बताए गए थे जैसे यूक्लिड के मैथमेटिकल प्रूफ्स, और जो लोग इस मेथड को नहीं जानते उन्हें यह किसी जादू जैसा लगेगा। लेख में लिखा था, पानी की एक बूंद से एक तर्कशास्त्री अटलांटिक ओशन या नियाग्रा फॉल्स के अस्तित्व का अंदाज़ा लगा सकता है, भले उसने उन्हें कभी देखा ना हो। इसी तरह पूरी ज़िंदगी एक चेन की तरह है और उस चेन का स्वरूप सिर्फ उसकी एक कड़ी देखकर समझा जा सकता है। लेखक आगे कहता है, डिडक्शन और एनालिसिस भी एक कला है जिसे सिर्फ लंबे और धैर्यपूर्ण अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं होती कि कोई इंसान इसमें पूरी परफेक्शन हासिल कर सके। और फिर वह प्रैक्टिकल एडवाइस देता है, जब भी आप किसी इंसान से मिलें तो एक नज़र में उसकी हिस्ट्री और प्रोफेशन पहचानने की कोशिश करें। शायद यह एक्सरसाइज छोटी लगे, लेकिन यह ऑब्जर्वेशन को तेज़ करती है और सिखाती है कि कहाँ देखना है और क्या देखना है। फिर वह उदाहरण देता है, किसी आदमी के नाखून, कोट की स्लीव, जूते, पैंट के घुटने, अंगूठे और उंगली पर पड़े निशान, उसकी एक्सप्रेशन, उसकी शर्ट कफ्स, इन सब चीज़ों से उसका प्रोफेशन साफ साफ पता लगाया जा सकता है। और अगर ये सब मिलकर भी आपको कुछ न बता पाए तो इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर अभी कॉम्पिटेंट नहीं है। क्या बकवास है, मैं चिल्लाया और मैगज़ीन को मेज़ पर पटक दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बेकार चीज़ कभी नहीं पढ़ी। क्या हुआ? शर्लॉक होम्स ने पूछा। मैंने नाश्ते की मेज़ पर बैठते हुए अपने एक स्पून से आर्टिकल की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही आर्टिकल। तुमने इसे पढ़ा है क्योंकि तुमने इसे मार्क किया हुआ है। मैं मानता हूँ कि यह स्मार्टली लिखा गया है, लेकिन यह इरिटेट करता है। साफ दिख रहा है कि यह किसी आर्मचेयर फिलोसोफर की थियरी है जो अपने कमरे में बैठकर ऐसी क्लेवर बातें सोचता है। यह प्रैक्टिकल नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कि इसे अंडरग्राउंड की 3rd क्लास कैरेज में बैठा दिया जाए और उससे कहा जाए कि अपने फेलो पैसेंजर्स के प्रोफेशन बताओ। मैं 1000 में 1 की शर्त लगाता हूँ कि वह फेल होगा। शर्लॉक होम्स ने शांति से कहा, तुम अपनी शर्त हार जाओगे, और जहाँ तक इस आर्टिकल की बात है, यह मैंने खुद लिखा है। मैं चौंक गया। तुमने? हाँ, उसने कहा, मुझे ऑब्जर्वेशन और डिडक्शन दोनों में रुचि है। जो थ्योरीज मैंने इसमें लिखी हैं, जो तुम्हें इतनी इमेजिनरी लग रही हैं, वास्तव में बहुत प्रैक्टिकल हैं। इतनी प्रैक्टिकल कि मैं इन्हीं के सहारे अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ। मैंने अनजाने में पूछा, कैसे? वह बोला, मेरा अपना एक प्रोफेशन है। शायद दुनिया में मैं ही अकेला हूँ जो यह काम करता है। मैं एक कंसल्टिंग डिटेक्टिव हूँ, अगर तुम समझ सको कि इसका मतलब क्या है। लंदन में बहुत सारे गवर्नमेंट डिटेक्टिव्स हैं और बहुत सारे प्राइवेट भी। जब वे लोग किसी केस में अटक जाते हैं तो मेरे पास आते हैं और मैं उन्हें सही दिशा दिखा देता हूँ। वे सारे फैक्ट्स मेरे सामने रखते हैं
और मैं क्राइम हिस्ट्री की अपनी नॉलेज की मदद से उन्हें रास्ता बता देता हूँ। क्राइम्स में एक तरह की सिमिलैरिटी होती है। अगर तुम्हें 1000 केसेस की डिटेल्स याद हों तो 1000वां पहला केस सुलझाना इतना मुश्किल नहीं होता। लेस्ट्राड एक जाना पहचाना डिटेक्टिव है। हाल ही में वह एक फोर्जरी केस में उलझ गया था, इसी वजह से वह यहाँ आया था। मैंने पूछा, और बाकी लोग? ज़्यादातर प्राइवेट इंक्वायरी एजेंसीज के लोग होते हैं। वे लोग किसी परेशानी में होते हैं और उन्हें गाइडेंस चाहिए होती है। मैं उनकी बात सुनता हूँ, वे मेरी सलाह सुनते हैं और फिर मैं अपनी फ़ीस ले लेता हूँ। मैंने कहा, क्या तुम सच में यह कह रहे हो कि बिना कमरे से बाहर निकले तुम ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो जो दूसरे लोग खुद जाकर भी नहीं समझ पाते? वह बोला, बिल्कुल, मेरे पास एक तरह की इंट्यूशन है। हाँ, कभी कभी कोई केस थोड़ा कम्प्लेक्स होता है, तब मुझे खुद जाकर देखना पड़ता है। देखो, मेरे पास बहुत स्पेसिफिक नॉलेज है जिसे मैं हर प्रॉब्लम पर अप्लाई करता हूँ और उससे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। जो रूल्स मैंने उस आर्टिकल में लिखे थे जिन पर तुम हंस रहे थे, वे मेरे काम में बहुत काम आते हैं। ऑब्जर्वेशन मेरे लिए सेकंड नेचर है। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, मैंने कहा था कि तुम अफ़गानिस्तान से आए हो। मैंने कहा, तुम्हें किसी ने बताया होगा? बिल्कुल नहीं, उसने कहा। मुझे खुद पता चला। यह एक हैबिट बन चुकी है। मेरे दिमाग में रीजनिंग इतनी तेज़ी से चलती है कि मैं बीच के स्टेप्स को कॉन्शियसली महसूस भी नहीं करता, लेकिन स्टेप्स होते ज़रूर हैं। सोच कुछ इस तरह चली, यह आदमी डॉक्टर लगता है लेकिन इसका बिहेवियर मिलिट्री जैसा है, यानी यह आर्मी डॉक्टर है। यह ट्रॉपिक्स से आया है क्योंकि इसका चेहरा धूप से काला है लेकिन कलाई गोरी है। यह बीमार और परेशान रहा है, उसके चेहरे से साफ दिखता है। इसका बायां हाथ घायल है, यह उसे स्टिफ तरीके से पकड़े हुए है। अब ट्रॉपिक्स में ऐसा कौन सा प्लेस है जहां एक इंग्लिश आर्मी डॉक्टर को इतनी परेशानी और चोट मिल सकती है? साफ है, अफ़गानिस्तान। यह पूरा रीजनिंग 1 सेकंड से भी कम समय में हुआ। फिर मैंने कहा कि तुम अफ़गानिस्तान से आए हो और तुम हैरान रह गए। मैं मुस्कुराया और कहा, जब तुम एक्सप्लेन करते हो तो सब सिंपल लगता है। तुम मुझे एडगर एलन पो के ड्यूपेन की याद दिलाते हो। मुझे नहीं पता था कि ऐसे लोग कहानियों के बाहर भी होते हैं। शर्लक होम्स उठा और अपनी पाइप जलाने लगा। वह बोला, तुम शायद सोचते हो कि तुम मेरी तारीफ़ कर रहे हो मुझे ड्यूपेन से कंपेयर करके, लेकिन मेरी नज़र में ड्यूपेन बहुत ऑर्डिनरी आदमी था। उसकी आदत अपने दोस्त के थॉट्स बीच में पकड़कर बोल देना बस दिखावे वाली चीज़ है। उसमें एनालिटिकल एबिलिटी थी, लेकिन वह उतना महान नहीं था जितना पो ने उसे बना दिया। मैंने पूछा, क्या तुमने गाबरियो को पढ़ा है? क्या लेकॉक तुम्हारे हिसाब से अच्छा डिटेक्टिव है? शर्लक होम्स ने तिरस्कार भरी आवाज़ में नाक सिकोड़ते हुए कहा, लेकॉक एक बिल्कुल बेकार आदमी था, एकदम बंगलर। अगर उसमें कोई एक अच्छी बात थी तो वह सिर्फ उसकी एनर्जी थी। वह किताब पढ़कर तो मुझे सच में चक्कर आ गए थे। सवाल था, एक अननोन प्रिजनर की पहचान कैसे की जाए? मैं वह काम 24 घंटे में कर देता। लेकॉक को 6 महीने लग गए। वह किताब तो डिटेक्टिव्स को यह सिखाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है कि क्या नहीं करना चाहिए। उसका यह अंदाज़ मुझे थोड़ा बुरा लगा। जिन 2 कैरेक्टर्स को मैं पसंद करता था उन्हें उसने इतनी हल्के में डिसमिस कर दिया था। मैं उठकर खिड़की के पास चला गया और बाहर बिजी स्ट्रीट को देखने लगा। मैंने मन ही मन कहा, यह आदमी चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो लेकिन बहुत घमंडी है। होम्स ने थोड़े चिड़चिड़े स्वर में कहा, आजकल ना कोई क्राइम होता है ना कोई क्रिमिनल। ऐसे में दिमाग होने का फ़ायदा ही क्या है हमारे प्रोफेशन में? मुझे पता है कि मुझ में वह क्षमता है कि मैं अपना नाम मशहूर कर सकता हूँ। आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं हुआ जिसने क्राइम डिटेक्शन में उतनी मेहनत और नेचुरल टैलेंट लगाया हो जितना मैंने लगाया है। और नतीजा क्या है? या तो कोई क्राइम ही नहीं है या फिर कोई इतना घटिया और सीधा सा क्राइम होता है कि स्कॉटलैंड यार्ड का कोई भी ऑफिसर उसे समझ सकता है। उसकी सेल्फ इम्पोर्टेंट बातों से मैं अभी भी थोड़ा खींचा हुआ था, इसीलिए मैंने टॉपिक बदलना बेहतर समझा। मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, वह आदमी क्या ढूंढ रहा है? मैंने एक मजबूत साधारण कपड़े पहने आदमी की तरफ इशारा किया जो सड़क के दूसरी तरफ धीरे धीरे चल रहा था और घरों के नंबर ध्यान से देख रहा था। उसके हाथ में एक बड़ा नीला एनवेलप था। स्पष्ट था कि वह कोई मैसेज लेकर आया है। होम्स ने बिना देखे कहा,
तुम उस रिटायर्ड सार्जेंट ऑफ मरीन्स की बात कर रहे हो। मैंने मन ही मन सोचा, बस शेख ही बघार रहा है, इसे पता है कि मैं इसकी बात वेरीफाई नहीं कर सकता। यह ख्याल मेरे दिमाग में आया ही था कि वह आदमी हमारे घर का नंबर देखकर तेज़ी से सड़क पार करके आया। नीचे से ज़ोर की नोक हुई, भारी आवाज़ सुनाई दी और सीढ़ियों पर उसके कदमों की आवाज़ गूंजने लगी। दरवाज़ा खुला और वह अंदर आया। उसने कहा, मिस्टर शर्लक होम्स के लिए और मेरे दोस्त को लेटर दे दिया। अब मुझे उसे थोड़ा चैलेंज करने का मौका मिला। मैंने बड़े आराम से पूछा, भाई तुम्हारा पेशा क्या है? वह बोला, कमिश्नर सर, यूनिफॉर्म रिपेयर में गई है। मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए होल्म्स की तरफ देखते हुए पूछा, और पहले क्या थे? वह सीधा खड़ा होकर बोला, सार्जेंट सर, रॉयल मरीन लाइट इन्फेंट्री सर। कोई जवाब? ठीक है सर। उसने एडी मिलाकर सल्यूट किया और कमरे से बाहर चला गया।